नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने परंपरा, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम में अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। झारखंड से राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। सरकार ने कोविड टीकाकरण की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी सूची जारी की। कोयला उत्पादन में इस साल जून में 32.57% की वृद्धि हुई। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले भावना गवली के स्थान पर राजन विचारे को मुख्य सचेतक नामित किया। महिला हॉकी विश्व कप में भारत कल अपने अंतिम पूल मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगा। साइना मिर्जा और क्रोएशिया के मेटपेविक की जोड़ी आज विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल में खेलेगी। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज के साथ 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम घोषित। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र इसलिए निहित है क्योंकि इसमें हर मतभेद को विचार विमर्श से दूर करने का रास्ता है। उन्होंने आज गुवाहाटी में अग्रदूत समाचार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारत के समाज में डेमोक्रेसी इसलिए निहित है क्योंकि इसमें विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। असम तो पत्रकारिता के मामले में बहुत जागृत रहा है। उन्होंने कहा कि असम ने ऐसे कई पत्रकार और संपादक देश को दिए हैं जिन्होंने भाषाई पत्रकारिता को नए आयाम दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि असमिया भाषा में छपने वाला अग्रदूत समाचार पत्र अब ऑनलाइन भी मौजूद है। इसकी विकास यात्रा में देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। अग्रदूत सप्ताह में 2 बार छपता था। वहां से शुरू हुआ इसका सफर पहले दैनिक अखबार बनने तक पहुंचा और अब ये ई-पेपर के रूप में ऑनलाइन भी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी आप असम की खबरों से जुड़े रह सकते हैं। इस अखबार की विकास यात्रा में हमारे देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा का बहुत महत्व है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया गया है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित न रहे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहा है। बाढ़ के कारण वहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी टीम निरंतर राहत कार्यों में जुटी है। बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना कर रहा है। असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हेमंता जी
और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही। मैं आज असम के लोगों को, अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में शामिल होंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिक्षाविद डॉ संत कुमार चौधरी ने कहा कि इस सम्मेलन देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने जा रहे हैं वाराणसी में। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, जहां पर 300 से ज्यादा वाइस चांसलर, कुलपति महोदय एवं अनेकों विश्वविद्यालय के निदेशक, अध्यक्ष, शिक्षाविद को ये आमंत्रित किया गया है। किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ पहुंच सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। झारखंड से राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सांसद के रूप में श्री नकवी का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। वे वर्ष 2016 में झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की कार्यसूची और विधायी कामकाज की तैयारी का आकलन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र की अवधि 26 दिन है और इस दौरान 18 बैठकें होनी हैं। कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरी खुराक के 6 महीने बाद लगाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती खुराक का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बीच देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 16,159 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.53% है। कल 15,394 संक्रमित स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में काफी राहत मिली है। श्री मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत और गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से आम आदमी के खर्च में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा खर्च पर 2019-20 में 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 5,360 करोड़ रुपए हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे सतारा राजमार्ग पर खम्बटकी घाट की 6 लेन वाली नई सुरंग के अगले वर्ष मार्च तक तैयार हो जाने की संभावना है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और संपर्क के जरिए समृद्धि विकास के अंतर्गत अभूतपूर्व ढांचागत परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत में विश्व स्तरीय मूलभूत संरचना की आवश्यकता है। परियोजना की कुल लागत लगभग 926 करोड़ रुपए है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और उसके कलपुर्जों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के तहत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी सूची जारी की है। इनमें 12 ड्रोन निर्माता और 11 ड्रोन कलपुर्जा निर्माता शामिल हैं। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना को पिछले साल सितंबर में अधिसूचित किया गया था।
गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ड्रोन आचार्य वैमानिकी नवाचार प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये प्रशिक्षण गांधीनगर के निकट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कर्मी और नागरिकों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत एक सुदूरवर्ती पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ध्यान आकर्षित करने वाले अपने प्रदर्शन से प्रशिक्षुओं ने रोटरी तथा निर्धारित विंग वाले ड्रोन की क्षमताओं से सभी को प्रभावित किया। नई दिल्ली में पिछले मई महीने में आयोजित 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने का संकल्प लिया था। अब गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने अपने मूल मिशन के तहत इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शुरुआत की है। RRU गांधीनगर के कुलपति डॉक्टर बिमल पटेल के अनुसार भारत में ड्रोन तकनीक के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस और रक्षा कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में उपस्थित स्कूली बच्चों ने भी ड्रोन प्रौद्योगिकी के शानदार प्रदर्शन को देखा और उसका आनंद उठाया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का उत्पादन इस वर्ष जून में 6 करोड़ 70 लाख टन हो गया। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.57% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में कोयले की आपूर्ति लगभग 21% बढ़कर 7 करोड़ 5 लाख टन की गई। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वो आपसी सहमति से तत्काल अपने गैर कार्यकारी कार्यबलों के वेतन समझौते का निपटारा करना चाहता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड अब तक राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अंतर्गत 5 बैठकें कर चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड देश में कोयला क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की हड़ताल को टालने के लिए अपने मजदूर संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड देश की पहली केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जिसने पिछले 3 वेतन समझौतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने परंपरा, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम में अग्रदूत समाचार पत्र समूह की स्वर्ण जयंती समारोहों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। झारखंड से राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। सरकार ने कोविड टीकाकरण की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी सूची जारी की। कोयला उत्पादन में इस वर्ष जून में 32.57% की वृद्धि हुई। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले भावना गवली के स्थान पर राजन विचारे को मुख्य सचेतक नामित किया। महिला हॉकी विश्व कप में भारत कल अपने अंतिम पूल मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगा। सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के मेट पेविक की जोड़ी आज विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल्स में खेलेगी। वेस्टइंडीज के साथ 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम घोषित।
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले शिवसेना ने लोकसभा में अपने मुख्य सचेतक को बदल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने श्रीमती भावना गवली के स्थान पर श्री राजन विचारे को तत्काल प्रभाव से मुख्य सचेतक के रूप में नामित किया है। इससे एक दिन पहले शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आग्रह किया था। पंजाब में मंत्रिमंडल ने आज राज्य में हर घर को प्रति माह बिजली की 600 यूनिट मुफ्त उपलब्ध कराने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता जीरो बिल पाने के पात्र होंगे, बशर्ते उनकी बिजली की खपत हर महीने अधिकतम 600 यूनिट तक हो। अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी और उनके पौत्र पौत्रियां तथा पिछड़ा वर्ग के घरेलू उपभोक्ता जो वर्तमान में मुफ्त 400 यूनिट बिजली के पात्र हैं, उन्हें भी अब 600 यूनिट की सब्सिडी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा एक दिन स्थगित रहने के बाद आज बालतल और पहलगाम के रास्ते फिर शुरू हो गई। पहलगाम के रास्ते 3,363 जबकि बालतल मार्ग से 2,619 तीर्थयात्रियों का एक जत्था आज सुबह 209 वाहनों के काफिले में जम्मू कश्मीर के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। कल शाम तक कुल 73,546 यात्रियों ने भगवान शिव के दर्शन किए। ऑनलाइन दर्शन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर भी उपलब्ध हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। एफएम गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने कहा है कि ब्रिक्स देश मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय गुटों से उनके कोई मतभेद हों। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी करता है, चूंकि भारत अनेक देशों के साथ सहयोग करते हुए और अधिक योगदान कर सकता है। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये भ्रम दूर करने का प्रयास किया कि ब्रिक्स अन्य संस्थाओं और संगठनों की जगह लेने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ाते हुए 3 और मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। वित्तीय सेवा मंत्री जॉन ग्लेन ने अपना त्यागपत्र देते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है। बाल और परिवार मंत्रालय के मंत्री विल क्विंस ने कहा कि इस्तीफा देने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जूनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लॉरा ट्रॉट का कहना है कि सरकार पर उनका विश्वास नहीं रहा। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद मंगलवार को ही इस्तीफा दे चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त अनीसा कापूफी एम्बेगा से विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त ने कहा कि तंजानिया भारत का मुख्य कार्यनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच निकट सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। Tanzanian people love Indian music a lot. We love the Indian dance and movies. So through this, people get to interact and formidable cooperation. Exchange programs through different channels, such as training, is a catalyst for continuation of the bond between our people of Tanzania and India. Trading and investments as well is also another avenue for maintaining such kind of a bond, just to mention few.
ये विशेष साक्षात्कार FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 53,751 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,990 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती के साथ 79 रुपये 30 पैसे प्रति डॉलर पर था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 51,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। हालांकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी 56,915 रुपये प्रति किलो हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा। इस महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 75 नगर वनों, 75 थानों और 75 स्कूलों की भागीदारी से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। हरियाली महोत्सव का आयोजन सतत विकास के लिए वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज R.G. भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। R.G. भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने M.G. रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। R.G. भंडारकर बम्बई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LL.D. डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं। डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर वे 1946 में अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने। बाबूजी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के उपरांत बाबू जगजीवन राम ने अगले 30 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। भारत में हरित क्रांति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 6 जुलाई 1986 को इस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से धरती पुत्र बाबू जगजीवन राम को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम अमर वीर साधु सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1921 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। साधु सिंह ब्रिटिश भारत की सेना की बहावलपुर इन्फेंट्री में सिपाही थे। सिंगापुर में 1942 में जापान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने इपोह, पेगू और रंगून के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। 1944 में बर्मा में युद्ध के दौरान साधु सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। वीर साधु सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। नीदरलैंड्स में महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी के आखिरी मैच में कल भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इससे पहले चीन और इंग्लैंड के साथ भारत का मैच ड्रॉ रहा। वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शिखर धवन टीम का नेतृत्व करेंगे। रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल के साथ दीपक हुड्डा भी टीम में शामिल हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में आज सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के मेट पेविक का सामना ब्रिटेन के नील स्कुप्की और अमेरिका के डेसिरे क्रोक्जिक से होगा। महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना और रोमानिया की सिमोना हालेप ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आकाशवाणी से बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित कई राज्यों में बहुत तेज वर्षा होगी। उत्तर भारत का अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो अभी हेवी रेनफॉल रहेगा, लेकिन आज जैसे 6 तारीख है तो 7, 8, 9 को ज्यादा होगा। और बाकी जो जैसे बॉम्बे है, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ भी रहेगा। यहाँ भी लाल कलर, ऑरेंज कलर है। उत्तराखंड, हिमाचल में ऑरेंज कलर है। दिल्ली में रेन 7, 8, 9 में थोड़ा लाइट टू मॉडरेट हो सकता है। और बाकी जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, विदर्भ है, वहाँ भी रहेगा। मानसून अभी बहुत एक्टिव है, इसलिए हेवी रेनफॉल पे लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने परंपरा, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम में अग्रदूत समाचार पत्र समूह की स्वर्ण जयंती समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। झारखंड से राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। सरकार ने कोविड टीकाकरण की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी सूची जारी की। कोयला उत्पादन में इस साल जून में 32.57% की वृद्धि हुई। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले भावना गवली के स्थान पर राजन विचारे को मुख्य सचेतक नामित किया। महिला हॉकी विश्व कप में भारत कल अपने अंतिम पूल मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगा। सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के मेट पेविक की जोड़ी आज विंबलडन टेनिस में मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।